नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने जयप्रकाश नारायण के विचारों में उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला। उसी श्रृंखला में हम आज जेपी द्वारा प्रतिपादित उनका जो समाजवादी चिंतन है या सामाजिक परिवेश में उनके क्या विचार थे उस पर हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण के समस्त चिंतन का जो केंद्रीय बिंदु है वह है सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, चाहे हम प्लेटो अरस्तु के टाइम से देखें, चाहे मध्यकाल में देखें, चाहे आधुनिक में देखें। समाजवाद पर ही अधिकतम जो विचारधाराएं हैं वो कहीं न कहीं निर्धारित हैं, उन पर आधारित हैं। उनकी परिभाषाएं, उनके स्वरूप नियमित रूप से, निरंतर रूप से बदलाव ग्रहण करते आ रहे हैं। मार्क्सवादी समाजवाद से प्रारंभ करके उसका भारतीय परिस्थितियों विशिष्ट संशोधन एवं परिष्कार किया गया। उन्होंने मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद तक की चिंतन यात्रा की और अंत में सर्वोदय के रूप में गांधीवादी समाजवाद की धारणा को जेपी ने सहमति प्रदान की। अध्ययन किया अनेक प्रकार के सोशलिस्ट आइडियाओं का, लेकिन भारतीय परिवेश किस समाजवाद को स्वीकार करने के लिए योग्य है, यहाँ की दिशाएं, अवस्था कैसी है जो इसे एडॉप्ट कर सके। तो इस बिंदु पर इन्होंने बड़ी गहराई एवं दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनाया। इनके चिंतन की तीन अवस्थाएं रही हैं: मार्क्सवादी समाजवाद पर, लोकतांत्रिक समाजवाद पर, गांधीवादी समाजवाद, या फिर उसे हम सर्वोदय का स्वरूप भी कह सकते हैं। मार्क्सवाद जो समाजवाद प्रस्तुत करता है विश्व परिवेश में, उस परिप्रेक्ष्य में 1922 से 1929 तक जेपी ने अमेरिका में छात्र के रूप में जीवन बिताया। इस दौरान वे मार्क्सवाद से इतने प्रभावित हुए कि भारत लौटने के बाद भी लगभग 1940 तक उनके चिंतन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मार्क्सवाद छाया रहा। इस काल में उनका मत था कि समाजवाद केवल एक ही वास्तविक रूप है, मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। वे इसे न्याय पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पुनर्निर्माण की स्थितियों के दौर से गुजरने वाली मानते थे और ये एक विधि पूर्वक अवस्था है। उन्होंने मार्क्स के सच्चे अनुयायी के रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, समाजवादी व्यवस्था आदि की समीक्षा। 1929 में भारत लौटे तो उन्होंने न तो साम्यवादी सोवियत संघ के निर्देशन में साम्यवाद के प्रसार के विचार को स्वीकार किया और न तत्कालीन भारतीय साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण की। वे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों में मार्क्सवाद की उचित व्याख्या के समर्थक थे। अपने इन विचारों को साकार रूप देने के लिए उन्होंने 1934 में कांग्रेस की समाजवादी दल की स्थापना की। इस दल की नीति एवं कार्यक्रम में जयप्रकाश ने अनेक ऐसी बातों को स्थान दिया जो मार्क्सवाद के अनुरूप थीं, जिसमें हम देखते हैं राज्य की समस्त शक्तियों का सामान्य जनता के पक्ष में हस्तांतरण, शोषक वर्गों की समस्त संपत्ति का राज्य द्वारा बिना मुआवजे के अधिग्रहण,
संपूर्ण समाज या देश के आर्थिक विकास के लिए राज्य द्वारा नियोजन एवं नियंत्रण की नीति का पालन करना, सभी आधारभूत तथा प्रमुख उद्योगों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना, आर्थिक जीवन के जिन क्षेत्रों में सामाजिक स्वामित्व की नीति लागू नहीं की जाए उनके संचालन एवं नियंत्रण के लिए सहकारी संगठनों की स्थापना की जाए, विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया जाए, किसानों तथा मजदूरों के सभी कर्जों को समाप्त किए जाएं, राज्य नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग आदि के विभेदों को स्वीकार न करे, राज्य सभी नागरिकों के काम के अधिकार को स्वीकार करे। ये सारे बिंदु अपने आप में जन सामान्य के हितों को निर्धारित करने की एक प्राचीन पारंपरिक शैली को आधार मान करके, जैसा कि भारत में अपेक्षित है, उसको आधार मान करके जेपी ने इन बिंदुओं को अपने जहन में लिया और उसको जीवन में ढालने के लिए प्रेरित किया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मार्क्सवाद से उनकी कुछ असहमति भी थी, उन्होंने उसकी आलोचना भी की। उन बिंदुओं को हम देखते हैं। 1940 में जेपी ने संपूर्ण मार्क्सवाद की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने राष्ट्रीय एवं मानवीय आधारों पर मार्क्सवाद के प्रचलित रूप में अनेक कमियां पाई और उनकी आलोचना की। इसमें हम देखते हैं, पहला जो बिंदु है इनकी डिसेंट का, असहमति का, मार्क्सवाद की कट्टरवादी व्याख्या का इन्होंने विरोध किया। जेपी का मत था कि मूल मार्क्सवाद स्वयं में एक विस्तृत अवधारणा है और उसकी व्याख्या किसी कठोर या कट्टरवादी दृष्टिकोण से नहीं की जानी चाहिए। उनका मत था कि मार्क्सवाद की ऐसी व्याख्या करना उपयोगी एवं तर्कसंगत होगा जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। दूसरे बिंदु में हम देखते हैं, सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था एवं नेतृत्व से उन्होंने निराशा महसूस की। लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें स्टालिन की जीत हुई और उसके नेतृत्व में वहां एक दलीय कठोर तानाशाही की स्थापना हुई। कार्ल मार्क्स ने क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की कठोर तानाशाही के विचार का समर्थन किया। अस्थायी व्यवस्था या जैसे संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में मान्यता दी। स्टालिन ने सोवियत संघ में जिस साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की थी उसका आधार था राजनीतिक आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, नौकरशाही तथा हिंसा। जबकि इस केंद्रीकरण एवं हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जो स्टालिन द्वारा साम्यवाद की व्यवस्था की स्थापना में प्रयोग में लिया, उन सब से इन्होंने निराशा की स्थिति को देखा और इसके प्रति मोहभंग उनका होता चला गया। जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात कही, तो उससे भी उनके विपरीत स्थिति को दिमाग में स्थान मिलता गया। विश्व के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ में मार्क्सवाद को जिस रूप में लागू किया गया, उसके यह सिद्ध होता था कि व्यवहार में मार्क्सवाद मानवीय स्वतंत्रता का शत्रु है, राज्य की सत्ता का पक्षधर तथा निकृष्ट प्रकार की समग्रतावादी व्यवस्था का समर्थक है। अगला है भारतीय साम्यवादी दल की आलोचना। जेपी मार्क्सवाद के साथ ही राष्ट्रवाद में भी विश्वास रखते थे, लेकिन वे मार्क्सवाद के उस स्वरूप को अंगीकार करना चाहते थे जिसमें तानाशाही नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं हो, जन सामान्य के लिए हो, जनता के आवाज़ को धारण करने वाला हो। एक ऐसा प्रयोगवादी मार्क्सवाद या समाजवाद हो जो जनता के लिए समर्पित हो। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पूर्व शर्त मानते थे। उन्होंने गांधी जी एवं कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। भारतीय साम्यवादी दल के बारे में सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि यह अपनी नीति निर्धारण के मामले में स्वतंत्र नहीं था।
बल्कि यह तत्कालीन साम्यवादी विश्व के नेता स्टालिन के हाथ की कठपुतली मात्र था। उसके कठोर नियंत्रण के कारण ही इस दल ने भारतीय जनता की स्वतंत्रता की राष्ट्रीय आकांक्षा का घोर अनादर करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बिना शर्त समर्थन किया। जेपी भारतीय साम्यवादी दल के इस राष्ट्रीय आचरण से बहुत दुखी हुए थे और उनकी मार्क्सवादी विचारधारा में आस्था कट गई थी। तो इस प्रकार ये इनके समाजवाद के बारे में विचार थे। धन्यवाद।